उसकी आंखें जिनमें इमोशन बिल्कुल ख़त्म था। उसकी आंखें जिसमें एक अजीब सी हैवानियत दिख रही थी, एक अजीब सी वहशत दिख रही थी, जैसी उस रात कमला को हल्का हल्का जो याद है उस ओझा की आंखों में देखा था। स्वागत है आपका फिर से एक बार द डर डायरीज के एक और एपिसोड में, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। हर बार की तरह इस बार भी हम एक कहानी लेके आए हैं जो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और लिखी है मिस अनुश्री बासु ने। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, कुछ इल्तिजा करना चाहता हूं। आज की कहानी ब्लैक मैजिक पर है। वैसे तो हम ब्लैक मैजिक की और इस तरह की कहानियां काफ़ी लेते आए हैं, लेकिन आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि टीम द डर डायरीज या हमसे जुड़े कोई भी लोग ब्लैक मैजिक को या ऐसे किसी भी रिचुअल को या किसी भी सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देते हैं और ना ही इसको प्रमोट करते हैं और ना ही इसको कहते हैं कि ये रियल है या इससे कुछ फ़ायदा होता है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक अच्छी कहानियाँ, वो कहानियाँ जो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर हों, आप तक लाना है। अब इसमें आप लोगों से गुजारिश है कि इसको कहानी की तरह सुनिए और इससे कोई भी चीज़ इंस्पायर होके प्लीज़ डू नॉट ट्राई एट होम और एनीवेयर एल्स। आज की कहानी है जादूमुंडो गांव, जो कि नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। आपने नौपाड़ा का नाम तो शायद सुना ही होगा। नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर आज भी ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस होता है। शायद मयोंग डिस्ट्रिक्ट से एक स्टेप नीचे ही होगा, लेकिन बहुत फेमस है इन सब चीज़ों के लिए। कई किस्से, कई कहानियां वहां से हम सुनते आए हैं। एज लेटेस्ट एज 2026 में भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थीं जिसमें किलिंग्स या इस तरह की रिचुअल्स इन्वॉल्व थे। लेकिन आज की कहानी है 2019 की और ये कहानी सिर्फ आप सुन रहे हैं द डर डायरीज पर। वैसे तो ये इंसिडेंट रियल है जिससे ये कहानी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्राइवेसी रीजंस की वजह से हमने नाम थोड़े चेंज किए हैं। ये कहानी शुरू होती है 2015 में। ये कहानी है माझी फैमिली की, जो कि नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जादूमुंडो गांव में रहते हैं। थोड़ी सी एक आपको बात बताता चलता हूँ। नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ब्लैक मैजिक के लिए इनफेमस तो है, लेकिन एक और चीज़ है जो हर दूसरे तीसरे साल नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में होती है, वो है सूखा पड़ना। इस वजह से भी कहते हैं कि वहाँ पर लोग सुपरस्टिशन ज़्यादा हैं और वहाँ पर ब्लैक मैजिक, ब्लैक आर्ट्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब हर कुछ सालों में सूखा पड़ता है तो लोगों को अपने हालात सुधारने के लिए शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। माझी फैमिली भी उसी गांव में रहा करती थी। वैसे तो एक टाइम पर बड़ा फला फूला और बड़ा रिच फैमिली हुआ करती थी, लेकिन आजकल कुछ इनके दिन पॉवर्टी में गुजर रहे थे। हालांकि इनका घर जो है वो काफ़ी बड़ा था। गांव में सबसे बड़ा घर इन्हीं का था। घर बेसिकली एक टिपिकल नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट गांव का एक घर हुआ करता था, जो वैसे मिट्टी से बना हुआ था, मिट्टी पोत के जो पूरा घर बनाया जाता है उस तरीके का। लेकिन क्योंकि ये ज़मीन बहुत बड़ी थी तो इसमें एक कोर्टयार्ड भी था जिसमें अक्सर फैमिली बैठा करती थी, बातें किया करती थी। उसमें बीच में एक तुलसी का पौधा भी लगा हुआ था जिसकी पूजा भी होती थी। एक पोर्शन जो था वो सीमेंटेड भी था, सीमेंट से बनाया हुआ था, और 2 झोपड़े थे जिसमें एक में वो अपने बकरियां वगैरह बांधा करते थे और एक में उनके चारा और उनके टूल्स वगैरह रहा करते थे। और गांव में ये वैसे सबसे बड़ा घर था। माझी फैमिली में बड़ा बेटा बिपिन माझी, छोटा बेटा चिंतामणि माझी और उनकी माँ पार्वती, ये 3 सदस्य थे। बिपिन की शादी हो चुकी थी, बिपिन की वाइफ और उसके 2 बच्चे, और चिंतामणि और उसकी वाइफ, ये सारे के सारे मिलकर इसी घर में रहा करते थे। हालांकि चिंतामणि की ये दूसरी शादी थी। चिंतामणि की बीवी तकरीबन 1-1.5 साल पहले चंपा एक ऐसे अनट्रीटेड फीवर से उनकी डेथ हो गई जिसका शायद
विलेज में होने के कारण किसी को पता नहीं लगा। दूसरी शादी हुई थी कमला से। चिंतामणि इस वक्त 2015 में तकरीबन अर्ली 50s में था, लेकिन कमला 22 साल की ही थी। और गांव में अक्सर ये देखा गया था कि अगर लड़के की फैमिली बड़ी है, अच्छी है, रसूख वाली है, तो लड़की कितनी भी यंग हो उससे शादी कर दी जाती है। वही कमला के साथ हुआ था। कमला के फादर ने तो ये सोचा था कि वो एक बड़े अच्छे रसूख वाले घर में शादी कर रहा है, लेकिन शायद ये बात जानते हुए भी इग्नोर कर दी थी कि चिंतामणि एक क्रॉनिक अल्कोहलिक था और अल्कोहल के नशे में वो बहुत गंदी गलीज हरकतें भी किया करता था। चिंतामणि की पहली बीवी 9 साल तक वो चिंतामणि से मैरिड थी, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। इसी चक्कर में गांव वालों ने और घर वालों ने उसको बांझ का तोहमत लगा के उसको बहुत कोसा गया था। यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले भी कहीं ना कहीं उसको डिस्कार्ड कर देते कि शायद वो बांझ है, इसीलिए शी इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। अब क्योंकि चंपा की डेथ हो गई थी और 1.5 साल बाद कमला से शादी हो गई थी और उस शादी को भी अब कुछ महीने गुजर चुके थे और लोगों ने, पार्वती ने, सबने बच्चे के बारे में बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन कमला अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तो जब दोबारा से पार्वती ने अपनी दूसरी बहू कमला को भी ब्लेम करना शुरू किया, तो कमला ने पलट के जवाब दे दिया कि कमी उसमें नहीं, चिंतामणि में है, और वो डिस्पेंसरी जाके चेकअप कराने के लिए तैयार है। ये सुनकर चिंतामणि और पार्वती दोनों ठनक गए और उस रात कमला को अल्कोहल के नशे में चिंतामणि ने बहुत मारा। बाहर तक रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हम एज अ सोसाइटी इन सब चीज़ों में शायद इतने आदी हो चुके हैं, ख़ास तौर से ऐसे गांव के इलाकों में ये सब इतना कॉमन सा हो गया है कि किसी ने इसके बारे में ध्यान भी नहीं दिया। बात अब गांव में फैलने लगी थी कि चिंतामणि का कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ है, यानी कमला अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। और अब लोग बात करना शुरू कर रहे थे कि कहीं कमी चिंतामणि में तो नहीं, कहीं वो इम्पोर्टेंट तो नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये बातें जब गांव में फैलना शुरू हुई तो पार्वती थोड़ा सा घबरा गई कि उसके घर पे उसके बच्चे पर तोहमत लगे, ये उसको बर्दाश्त नहीं था। वो भी गांव में सबसे बड़े घर वाली फैमिली पर तोहमत लगे, ये उसको बर्दाश्त नहीं था। तो उसने किसी से बात करी कि इसका क्या इलाज हो सकता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये चंपा जो मर गई थी उसका श्राप था, इस वजह से चिंतामणि का कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इस श्राप को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में पार्वती ने किसी से पूछा। उन्होंने बताया कि कुछ गांव छोड़कर एक ओझा रहते हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं। यह सुनना था और पार्वती ने फौरन एक रात विपिन और चिंतामणि को इंस्ट्रक्शंस दी कि अगले दिन सुबह होते ही वो उस गांव के लिए निकलेंगे और ओझा से मुलाकात करके सारी बात बताएंगे, क्योंकि पार्वती नहीं चाहती थी किसी को भी फैमिली की सच्चाई पता लगे या ये पता लगे कि वो तोहमत असली है या नकली है। इसीलिए ये सब काम खामोशी से और इत्मीनान से करना था। इस फैमिली पर सिर्फ यही तोहमत नहीं, बल्कि अब लोगों ने ये भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि क्या चंपा की डेथ वाकई एक अनट्रीटेड फीवर की वजह से हुई थी या कुछ और वजह थी जिसने चंपा की जान ले ली। ये सब क्या था, ये इस फैमिली को बहुत जल्द पता लगने वाला था। जादोमुंडो विलेज में तकरीबन 400 घर थे और 400 घर होने के कारण सब एक दूसरे को जानते भी थे। इस गांव में तकरीबन सभी थोड़े से पिछड़े हुए थे, यानी कि वहां पर ना तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, ना ही टेक्नोलॉजी थी, ना ही कुछ और फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध थी। स्कूल भी था तो वो भी दूर था, डिस्पेंसरी भी वहाँ से काफ़ी दूर थी। तो इसीलिए सब कहीं ना कहीं एक पॉवर्टी के ही उसमें रहा करते थे यहाँ पर। लेकिन क्योंकि सिर्फ 400 घर थे तो सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, फैमिलीज़ के बारे में, एक दूसरे के बारे में। और इसीलिए गांव में अगर कोई भी नया इंसान आता था जो उस गांव का ना हो तो सबको भनक लग जाती थी कि कोई बाहर से आया है, शहर से आया है या कहीं और से आया है। और इसीलिए जब एक दिन एक इंसान उस विलेज में आया जिसने हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी है, एक ट्राउज़र पहनी है और एक कपड़े का झोला बैग सा लटका रखा है और सीधा माझी परिवार के घर की तरफ चल रहा है, तो सारे गांव वाले उसको देखने लगे।
और चलते चलते जब वो माझी परिवार के घर के सामने खड़ा हुआ तो लोग इकट्ठे से हो गए। चलते चलते जिन लोगों की नज़र उससे मिली उनका बाद में ये कहना था कि इस आदमी की नज़र ऐसी है जैसे ये रूह तक झांक कर देख सकता है, और कपड़े ऐसे जैसे शहरी बाबू हो। कुछ गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन। जब वो पहली बार माझी परिवार के पास आया, दरवाज़ा खटखटाया तो कमला ने दरवाज़ा खोला। कमला ने उनको अंदर बुलाया और पार्वती के कहने पर कमला ही पानी का गिलास लेके उनके लिए आई थी। ये थे ओझा जी, जिनको विपिन और चिंतामणि जब गए थे उनसे मिलने, उनको पैसे दिए थे, उनसे गुजारिश करी थी कि वो हमारे घर आके यानी माझी परिवार के घर आके उसको ब्लेस करें। तो फाइनली जब ओझा वहाँ आ गए, घर में एंट्री हो गई, तो सारे लोग उनके इर्द गिर्द बैठ गए। विपिन और उसकी फैमिली, चिंतामणि, पार्वती, और कमला से बोला गया बिल्कुल सेंटर में बैठने को, ओझा जी के बिल्कुल सामने। ये देखकर उस वक्त पार्वती हाथ जोड़कर ओझा से बोली, ओझा जी, हमारी बहू के बच्चा नहीं हो रहा, कुछ उपाय बताइए। ओझा ने कुछ बोला नहीं, बस कमला की तरफ देखता रहा। फिर पार्वती बोली, अरे ओझा जी, हमारी तो वो एक पहली बहू थी जिसकी मौत हो गई, उसका तो ऐसा लगता है जैसे शराब सा आ गया है। चिंतामणि का तो बच्चा ही नहीं हो रहा, बस एक बेटा चाहिए चिंतामणि को, आप कुछ उपाय कर दो। ये बोलना था। ओझा ने पहले पार्वती को देखा, फिर कमला को देखा और कमला को खड़े होने के लिए बोला। कमला खड़ी हुई। फिर कमला को बोलने के लिए बोला तो कमला ने कुछ बोला। फिर कमला की आंखें देखी, उसकी नर्व्स देखी, उसको चलने को बोला, उसको घूमने को बोला, जैसे कुछ डायग्नोज कर रहा हो। और फिर एक छोटी सी बोतल निकाली, उसमें एक ऑलरेडी लिक्विड था, थोड़ा पीला पीला सा। उसमें एक ग्रे कलर का कुछ पाउडर सा डाला, उसको हिलाया, मिक्स किया और कमला को दिया और बोला कि रात को सोने से पहले ये पानी में मिला के पी जाओ और फिर सोना। और इधर चिंतामणि से और पार्वती से बोला कि कमला के पीरियड्स को वॉच करें, ख़ास तौर से उसके फर्टाइल डेज़ को वॉच करें और उसके फर्टाइल डेज़ पर ज़्यादा ये लिक्विड उसको ज़रूर देना है। ये कहकर वो उठा और उस वक्त वहाँ से चला गया। इसके बाद ओझा ने हर महीने माझी परिवार का अगले कई महीनों तक उनके घर विजिट करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे कमला के जो फर्टाइल डेज हुआ करते थे, उन दिनों पर ओझा ज़रूर उनके घर आया करता था। अब लोगों में और बातचीत शुरू हो गई थी कि आखिर कौन है ये, क्यों आता है माझी परिवार, कहाँ से आता है। परिवार ने ये बोला कि ये कोई एक पुराना रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार है जो घर आते हैं, लेकिन लोगों को यकीन सा नहीं हुआ क्योंकि ये सारे परिवार इस गांव में सालों से रह रहे हैं, जनरेशन से। तो कोई भी रिश्तेदार होता है तो कहीं ना कहीं पहचान में आ ही जाता है या बात कहीं ना कहीं सुनी होती है। इसके बारे में तो किसी ने कुछ सुना ही नहीं था। तो इसलिए कुछ उत्सुक लोगों ने छानबीन करा तो ये पता लगा कि ये एक ओझा है। और अब लोगों को शक हो गया था कि ये एक ओझा किसी और जगह से, किसी और गांव से इनके घर क्यों आता है। लेकिन हर महीने रेगुलरली उस ओझा की विजिट माझी फैमिली में होने लगी थी। फिर आई काली पूजा 2016 की। काली पूजा रात में होती है और उस दिन ये इंस्ट्रक्शन दी गई ओझा के तरफ से कि उस रात को एक स्पेशल रिचुअल किया जाएगा जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो रात में ओझा माझी परिवार के घर आया और उस पूजा में, उस रिचुअल में विपिन को और उसके परिवार को शामिल होना मना था। इसलिए पार्वती ने विपिन और उसके परिवार को शहर भेज दिया था काली पूजा देखने के लिए, क्योंकि काली पूजा रात में होती है तो सुबह तक वो वहीं रहेंगे और सुबह फिर आएंगे वहां से और इतने ये रिचुअल पूरा हो जाएगा। और जब माझी उनके घर में आया तो उस रिचुअल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो उसने चिंतामणि को बोला कि एक बकरी का इंतजाम किए, क्योंकि इस रिचुअल के अकॉर्डिंग एक बकरी की बलि देनी जरूरी थी। फिर वो घर के आंगन में आया, नमक से एक बड़ा सा सर्कल बनाया, कमला को उस सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच बिठाया और उस बकरी को भी कमला के साथ ही रख दिया। पार्वती और चिंतामणि को इंस्ट्रक्शंस थी कि वो सर्कल के अंदर किसी भी हाल में नहीं आएंगे। उसके बाद अपने झोले में से एक घड़ा निकाला, उसको खोला
उसमें एक लिक्विड था जो उसने पार्वती और कमला को थोड़ा थोड़ा पिलाया। कमला और पार्वती ने अपना हाथ ऐसे करके थोड़ा सा वो पिया। उसके बाद एक बड़े से बर्तन में चिंतामणि को भी दिया। चिंतामणि ने उसको स्मेल किया और एक अल्कोहलिक की तरह उसने पूरा एकदम गटक लिया। ये लिक्विड शायद इसमें कुछ नशे की चीज़ थी, क्योंकि इसको पीते ही कुछ ही मिनटों में चिंतामणि के जैसे होश से उड़ गए और वो बेहोशी सा होने लगा। और उधर एक 70-72 साल की पार्वती, उसकी आंखें भी अब नम सी हो गई थी। हालांकि पिया उसने बहुत थोड़ा था, लेकिन इतनी उम्र के लिए इतना ही ये चीज़ काफ़ी थी। और इधर कमला ने भी पी लिया था, तो कमला भी थोड़ी सी झूम रही थी। बस इसी हालत में पहले तो ओझा ने अपने कपड़े उतारे, ऑलमोस्ट सारे, और उसके बाद ओझा ने एक झटके में इसके हाथ में जो दराती थी उससे बकरी की गर्दन काट दी। जैसे ही गर्दन कटी, बकरी का खून चारों तरफ फैलने लगा। उस खून को लेकर पहले उसने अपने ऊपर लगाया और उसके बाद कमला के ऊपर लगाया। शायद ये उसी रिचुअल का पार्ट था जो वहाँ पर वो कर रहा था। और उसके बाद वो चैंटिंग शुरू कर दी उसने, और ख़ुद भी उस घड़े में से जो लिक्विड था वो उसने पिया, और वो चैंटिंग करता रहा करता रहा करता रहा। और इधर कमला बिल्कुल झूमने लगी, एक ऐसे ट्रांस मोड में पहुंच गई कि उस वक्त जो वो कमला से बोल रहा था कमला कर रही थी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि तू वही करेगी जो मैं तुझे बोलूँगा। और कमला को पहले भी अपने पति से और अपनी सास से इंस्ट्रक्शन थी कि जो ओझा बोलेगा उसको करना है। और इस वक्त वो एक ऐसे नशे में, एक ऐसे ट्रांस में थी कि उसको कुछ शायद समझ भी नहीं थी कि वो क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद चैंटिंग करते 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 जब ओझा भी एक ट्रांस मोड में आ गया, उसने कमला के साथ कुछ अजीब बेहुरमती करी, एक रिचुअलिस्टिक सेक्सुअल परफॉर्मेंस करी। उसके बाद कमला बेहोश हो गई। और फिर सुबह 4 बजे पूजा रुक गई, कार्यक्रम समाप्त हुआ, रिचुअल समाप्त हुआ, और ओझा उठा, नहाया, अपने कपड़े पहने, और फिर कमला को उठाया और बोला कि आपने कमरे में जाओ और कमरा बंद कर लो, और आज पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलना है किसी भी हालत में। कमला उस वक्त भी थोड़ी अजीब सी हालत में थी। उसने वही किया जो उसको बोला गया। फिर उसने परिवार को उठाया, परिवार को बोला कि जाकर वो भी स्नान कर लें। इधर कुछ देर बाद विपिन और उसकी फैमिली भी काली पूजा से वापस आ गए थे, और सुबह का बहुत लैविश ब्रेकफास्ट ओझा के लिए प्रिपेयर किया गया। उसने ब्रेकफास्ट किया और फिर इंस्ट्रक्शंस दी कि अब बच्चा होने के सारे रास्ते साफ हो गए हैं, बस कुछ समय की बात है, इस घर में खुशखबरी आएगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस घर में क्या कयामत आने वाली है। कुछ ही महीने गुजरे थे और कमला जिस तरीके से अब उसकी चाल ढाल हो गई थी, उस तरह से चलने लगी थी, विलेज के लोगों ने, गांव के लोगों ने नोट करना शुरू कर दिया था। अब समझ में आ गया था कि जिस न्यूज़ का सबको इंतज़ार था, ख़ास तौर से पार्वती को, वो वक्त आ गया था। कमला प्रेग्नेंट हो गई थी। जब कमला ने यह खबर चिंतामणि को बताई, कमला बहुत खुश थी, लेकिन चिंतामणि थोड़ा सा डिस्टेंट लगा। जब ये खबर सुनाई गई, ये पता लगा, तो वो बस बेड से उठकर एकदम से बाहर कोर्टयार्ड में चला गया और घंटों वहाँ बैठा रहा। फिर जाके उसने अपनी माँ पार्वती को ये खबर सुनाई। फिर क्या था, पार्वती का खुशी का ठिकाना नहीं था। एक फीस्ट ऑर्गेनाइज की गई, एक पार्टी दी गई सबको खुशखबरी सुनाने के लिए, पूरी गांव को इस खबर को सुनाने के लिए, ताकि पार्वती कई महीनों से जो सो कॉल्ड ताने सुन रही थी या चीज़ें सुन रही थी गांव की, वो ऐलान कर सके कि अब उसके घर में चिंतामणि का बच्चा आने वाला है। खुशी का माहौल था, खाना था, पकवान थे, मीट था, मीठा था, सब कुछ था। लेकिन जो चीज़ लोगों ने नोट नहीं करी वो था चिंतामणि का डिस्टेंट नेचर। चिंतामणि उस रात के बाद से, काली पूजा की वो रात, उस रात से ही कुछ अजीब सा हो गया था। ना ज़्यादा किसी से बात करता था, ना ज़्यादा कमला के करीब आता था, और ना ही ज़्यादा टाइम अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताता था। जैसे ही ये न्यूज़ सबको पता लगी और उसको भी पता लगी कि कमला प्रेग्नेंट है,
उसने पार्वती से बोला कि वो अब तंत्र विद्या सीखना चाहता है और वो यहाँ से सीधा ओझा के पास जाएगा और उसके पास ही रहेगा जब तक वो तंत्र विद्या में माहिर नहीं हो जाता। ये बात वैसे तो बहुत अनकॉमन नहीं थी उस जगह के लिए, लेकिन इस हालत में कमला को छोड़कर जाना चिंतामणि का सबको कुछ अजीब लगा, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। चिंतामणि ने बस एक झोला पैक किया उसी तरीके का जैसे ओझा अपने साथ लेके आया था और बस निकल गया। कई महीनों तक चिंतामणि का कुछ पता ही नहीं था। लोगों को ये बोला गया कि भाई चिंतामणि जो है वो कई गांव बाहर दूसरे गांव गया है, शहर गया है, काम ढूंढने गया है, क्योंकि नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2016 और 2019 के बीच बहुत सारे ड्राउट्स, सूखा पड़ा था। और उस जब भी सूखा पड़ता था तो यहाँ के लोग बाहर जाया करते थे पैसों की तलाश में, पानी की तलाश में, काम की तलाश में। ये इलाका असल में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है, तो इन इलाकों में हर कुछ सालों में सूखा पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए घर के आदमी लोग अक्सर बाहर चले जाया करते थे काम की तलाश में, और यही कहा गया चिंतामणि के बारे में, क्योंकि ये बताना मुनासिब नहीं था कि वो तंत्र विद्या सीखने गया है। 6 महीने बाद चिंतामणि आया और कुछ ही दिन के लिए आया, और जब वो आया तो कमला ने नोटिस करी उसकी आंखें जिनमें इमोशन बिल्कुल ख़त्म था, उसकी आंखें जिसमें एक अजीब सी हैवानियत दिख रही थी, एक अजीब सी वहशत दिख रही थी, जैसी उस रात कमला को हल्का हल्का जो याद है उस ओझा की आंखों में देखा था। कमला को भी एहसास था कि चिंतामणि उसको इस हालत में छोड़कर क्यों गया था, लेकिन कमला उस वक्त इतने नशे में थी कि सब चीज़ें धुंधली थी उस रात की, और शायद चिंतामणि भी बेहोश नहीं हुआ था, उसको भी हल्का हल्का चीज़ें शायद याद थी। खैर, जब चिंतामणि आया तो उसने कमला के साथ उसके कमरे में भी रहना पसंद नहीं किया, वो बाहर कोर्टयार्ड में रहने लगा। ऐसी एक रात, तकरीबन रात को 2 बजे कमला की आंख खुली, उसको वॉशरूम जाना था। इस वक्त वो बहुत हेवीली प्रेग्नेंट थी और ये सब चीज़ें कॉमन सी हो गई थी उसके लिए। तो वो रात को 2 बजे उठकर वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। वॉशरूम असल में इस घर में जो बैकयार्ड था, बैकयार्ड पूरा पार करके जब निकलते तब जाके टॉयलेट आता था, और ये एक लौता घर था पूरे गांव में जिसके पास अलग से टॉयलेट था। तो कमला ने अपने कमरे की लालटेन उठाई, क्योंकि उस वक्त ना तो बिजली थी रात को और बिल्कुल अंधेरा था, और हल्की हल्की बारिश होनी जैसे शुरू हुई थी। बारिश देखकर कमला थोड़ी सी इत्मीनान में भी आई, खुश भी हुई कि बारिश पड़ रही है, लेकिन बहुत हल्की थी, और इतना अंधेरा था कि उसको रात को बैकयार्ड पार करके टॉयलेट जाने में डर भी लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। तो उसने लालटेन जलाई और बैकयार्ड की तरफ लालटेन हाथ में लेके चल पड़ी। तभी उसने देखा कि बैकयार्ड में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है। जैसे उसने मूवमेंट देखा वो तो एकदम से रुक गई। जब उसने गौर से देखा तो वो एक आदमी था जिसका मूवमेंट हुआ था। ये देखकर उसकी हल्की सी चीख भी निकली और दीवार से जाके लग गई। जब उसकी चीख निकली हल्की सी तो वो जो इंसान था वो मुड़ा। जब वो मुड़ा तब उसने देखा कि ये कोई और नहीं, चिंतामणि है, जो बैकयार्ड में उकड़ू बैठा हुआ है और कुछ कर रहा है। इस वक्त रात के थोड़ी सी हैरान हुई, तो डरते डरते लालटेन लेके उसके आसपास पहुंची। सोचा उससे पूछेगी कि वो रात को यहां पर कर क्या रहा है और उकड़ू क्यों बैठा है बैकयार्ड में, फील्ड में। लेकिन उसको एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहां जाकर जो उसने देखा उसके होश उड़ गए थे। चिंतामणि के मुंह पर खून लगा हुआ था, उसके हाथों पर खून लगा हुआ था, और नीचे एक पक्षी जैसी कोई चीज पड़ी थी जिसको जैसे किसी ने हाथ से चीर दिया हो, और उसका मांस चिंतामणि खा रहा था। चिंतामणि कच्चा उस पक्षी का मांस खा रहा था। ये देखकर उसको इतनी उल्टी सी आई, उसकी इतनी तबीयत खराब सी हुई, वो चीखी चिल्लाई और भागती हुई अपने कमरे में गई और कमरा बंद कर लिया। अगले दिन सुबह को पार्वती जब सुबह सुबह जल्दी उठी तब उसने भी खून के कुछ निशान अपने घर में देखे जो बैकयार्ड से आ रहे थे, और उसने ये भी देखा कि एक मरा हुआ चिकन उसके बैकयार्ड में पड़ा हुआ है।
जब आस पड़ोस के लोग आए ये पता करने कि किसी एक का चिकन चोरी हो गया है, वो कहाँ है क्या है, तब उसने साफ मना कर दिया। हालांकि पार्वती जानती थी कि ये कहीं ना कहीं शायद चिंतामणि का ही काम है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ हम नहीं जानते। विलेजर्स को, गांव वालों को, आसपास के लोगों को, सबको शक हो गया था कि कुछ गलत चल रहा है इस फैमिली में, लेकिन कोई पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था क्या। और हैरान करने वाली बात यह थी कि चिंतामणि भी गायब हो चुका था। वो अपना सारा साजो सामान लेके सुबह होने से पहले ही घर से फिर निकल गया था। कुछ ही हफ्तों में माझी परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। कमला ने एक बेटे को जन्म दिया। बिपिन और उसकी फैमिली और उसकी बीवी मंजरी दोनों पूरी प्रेगनेंसी में कमला के साथ ही रहे, कमला का साथ दिया। कमला को अपनी भाभी मंजरी ज़्यादा पसंद आने लगी थी एज़ कम्पेयर टू हर सास, बिकॉज वो उसका ज़्यादा साथ दे रही थी। सास के लिए कमला सिर्फ एक वेसल थी जिससे वो अपना वंशज, अपना पोता चाहती थी, जो कि अब पार्वती को मिल गया था। लेकिन ये परिवार नहीं जानता था कि जो उस रात काली पूजा पे इन्होंने किया है, जो ख़ास तौर से चिंतामणि और पार्वती ने किया है, उसका खामियाजा, उसका भुगतान पूरे परिवार को एक एक कर कर चुकाना होगा। 2 साल गुजर चुके थे। इन 2 साल में एक तो इस इलाके में सूखा पड़ रहा था, और इन 2 साल में चिंतामणि बहुत ही कम वक्त के लिए, कुछ कुछ दिनों के लिए आया करता था। इन 2 साल में काफी कुछ बदल गया था। चिंतामणि का बेटा, जिसको वो देबू कहते हैं, ऐसे हालात में पैदा हुआ था जब सूखे ने बहुत मार रखी थी। खाने को ज्यादा होता नहीं था, तो बच्चा बेचारा सूखा पतला दुबला सा था। 2 ही साल का था, क्योंकि घर में खाने के लिए, घर वालों के खाने के लिए बहुत कम चीज़ें होती थी। जो बकरी पाल रखी थी या गाय पाल रखी थी, उसका दूध पिया जाता था। यही सब चीज़ें करके वो अपना घर चला रहे थे। और पार्वती की डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई थी कि वो डायबिटीज़ अब उसकी आंखों तक पहुंच गई थी। वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गई थी। इतना कि अब दिन में उसको सिर्फ शेप्स नज़र आते थे, कुछ और ज़्यादा नज़र नहीं आता था। आवाज़ों से लोगों को पहचाना करती थी, अपने ही घर में अपनी मेमोरी को यूज़ करके चलती थी, दीवारों को टच कर करके। बस यही उसके हालात हो गए थे। किसी तरीके से चिंतामणि तक खबर पहुंचाई गई कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। मार्च का महीना था 2019 में, जब चिंतामणि ये खबर सुनकर घर आया, और दहलीज पर ही उसका भाई बिपिन खड़ा था, हाथ बांधकर। बिपिन ने उसको पहले तो वहीं रोका और बोला वो घर में तब आ सकता है जब वो इस बात से प्रॉमिस करे, इस बात का वादा करे कि वो घर में आके अपनी बीवी को वो हक देगा जो उसने पिछले कई साल से उसको नहीं दिया, अपने बच्चे को पालने में मदद करेगा जो पिछले 2 साल से अपने बाप के प्यार के लिए, उसके लिए तरस रहा है, और अपनी माँ की भी सेवा करेगा जो कुछ ही दिन की शायद मेहमान रह गई है। ये सब करेगा तो वो अंदर आ सकता है, अदरवाइज इस घर में उसकी अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किसी को भी आइडिया नहीं। वहीं खड़े खड़े चिंतामणि और बिपिन में बहस शुरू हुई, और बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक बात आ गई। चिंतामणि और बिपिन में इस तरीके से लड़ाई हुई कि बिपिन ने उसको धक्का दिया तो वो नीचे जाके ज़मीन पर गिर गया। चिंतामणि की हालत फिजिकली कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इतने साल में न जाने क्या वो खाता आया है, क्या नहीं खाता, कुछ नहीं पता। और इधर बिपिन अच्छा खासा ठीक ठाक था, तो बिपिन के एक धक्का देने पर वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद कुछ देर वो वहीं पड़ा रहा और घूर के बिपिन को देखता रहा। उन घूरने वाली आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही कोई इमोशन, लेकिन शायद जैसे एक कैलकुलेशन थी। वो आंखें बता रही थी जैसे चिंतामणि कुछ प्लानिंग कर रहा है। ये सब देखने के बाद चिंतामणि ने फैसला किया कि वो अब फॉर गुड, हमेशा के लिए अपने घर वापस आ जाएगा। लेकिन घर वापस आने की एक शर्त उसने रखी। वो सारे काम करने को तैयार था घर के, लेकिन एक शर्त ऐसी थी जिसको कोई झुठला नहीं सकता था। उसने अपना कमरे की मांग करी, ऐसा कमरा जिसके अंदर ना तो उसकी बीवी, ना उसका बेटा,
ना उसकी अपनी माँ ना कोई और एंटर नहीं कर सकता। वो कमरा सिर्फ और सिर्फ चिंतामणि का है और वही उसमें रह सकता है, वही उसमें एंटर करेगा, अदरवाइज कोई नहीं। ये शर्त जब मान ली गई तो वो घर वापस आ गया। लेकिन उसके घर वापस आने से घर का माहौल थोड़ा सा एक हेवीनेस आ गई थी उस माहौल में। उसका बच्चा देबू उसके करीब नहीं आता था, क्योंकि पिछले 2 साल से वो अपने बाप से महरूम सा था। और जब भी चिंतामणि उसके पास गया तो वो बच्चा रोने लगता था। एक अजीब सा माहौल घर में हो गया था। इधर बिपिन और उसकी वाइफ मंजरी भी एक हैवीनेस महसूस कर रहे थे घर में। उनको चिंतामणि आ तो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं बिपिन खुश नहीं था इस बात से। चिंतामणि के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या ईवल पल रहा है, क्या उसको चीज़ खाई जा रही है, किसी को नहीं पता था। लेकिन पार्वती सब नोट कर रही थी। उसको अंदर ही अंदर ये गम खाया जा रहा था कि उसका बेटा ऐसा हो गया है, लेकिन उसको एक गिल्ट भी था शायद, क्योंकि उसको एहसास था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि चिंतामणि की यह हालत उसी काली पूजा की रात के बाद से ही हुई थी। और इसी बीच वो जानती थी कि उसके दिन ज़्यादा नहीं बचे। और जून की एक रात ऐसे ही पार्वती शायद अपने कमरे से उठी और किचन में जा रही थी पानी लेने के लिए, जिस तक वो पहुंच ही नहीं पाई। वहीं किचन में ही उसकी डेथ हो गई। सुबह सुबह जब कमला उठी, वो किचन में आई तो उसने पार्वती को देखा। पार्वती की लाश वहां पड़ी थी, उसके मुंह से, पार्वती के मुंह से खून आ रहा था। ये देखकर कमला की चीख निकली। सब इकट्ठे हुए, देखा कि पार्वती की डेथ हो चुकी है। उसकी नब्ज चेक करी तो नब्ज बंद थी। पूरे गांव में खबर फैल गई, हंगामा सा मच गया। सब उनके घर में इकट्ठे हुए, उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई। हालांकि यही कहा जा रहा था कि वो ओल्ड एज से, डायबिटीज से मरी है। डॉक्टर को जब बुलाया गया, डॉक्टर ने जब देख के कंफर्म किया कि वो मर चुकी है और उसके मुंह से खून क्यों आ रहा है उसको नहीं पता है, हो सकता है कोई ऑर्गन फेलियर हुआ हो, कुछ हुआ हो। जब ये सब कंफर्म हो गया था तो सब ने यही सोचा कि हाँ ठीक है, नेचुरल डेथ है। लेकिन कहीं ना कहीं बिपिन और मंजरी के मन में एक सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके मुंह से अचानक फ़ोन आया। अगर कल रात वो ठीक थी तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सब हो गया। उनको कहीं ना कहीं शक ऐसा हो रहा था कि इसका कहीं कुछ करना चिंतामणि से रिलेटेड तो नहीं। लेकिन इस गांव में पोस्टमार्टम कराना, ऐसी कंप्लेंट करना एक बहुत बड़ी लग्जरी थी। ये गांव वैसे भी थोड़ा काफ़ी पिछड़ा हुआ था, इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करके उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ ही दिन में, उसकी डेथ को अभी कुछ ही दिन हुए थे और चिंतामणि ने अपना हक इस घर पे, इस ज़मीन पर जमाना शुरू कर दिया था। उसने बिपिन से बोलना शुरू कर दिया था कि उसका आधा हक है इन सब चीज़ों पर और वो चाहता है कि उसका हिस्सा उसको अभी मिल जाए। ज़मीन का बंटवारा कर दिया जाए, हर चीज़ का बंटवारा कर दिया जाए। वो उसको बेचे और उसको पैसे चाहिए थे। उसके अंदर एक अजीब सा लालच आ चुका था इन सब चीज़ों को लेकर। उसका फेस बिल्कुल जैसे हैवानियत भरा हो जाया करता था। जब भी वो ऐसी बातें करता था अपने भाई से, किसी से भी ऐसी बातें करे, उसके चेहरे पर एक ऐसी हैवानियत होती थी कि सामने वाला भी उसको देखकर डर जाए। ऐसा लालच उसके अंदर आ गया था। रोज बिपिन और चिंतामणि की लड़ाइयां होने लगी इस चीज को लेकर, रोज इस पे बहस होने लगी। कुछ दिन सटल रहता था, लेकिन किस दिन इससे ऐसा होता था कि वो चीजें उठा के फेंकता था और बिपिन को गालियां देता था और सबको गालियां देता था। और कभी कभी रात को 3 बजे अब उसके कमरे से चैंटिंग की, मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आया करती थी और कभी कभी इतनी लाउड आया करती थी कि उसके अपने घर वालों के साथ साथ पड़ोसी भी उठ जाया करते थे। सब परेशान थे उससे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी उससे कुछ कहने की, क्योंकि सब कहीं ना कहीं उससे डरते थे। फिर आई 8 अगस्त 2019। 8 अगस्त 2019 की दोपहर को बिपिन किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में मंजरी, कमला और देबू थे और था बिपिन का बेटा धान सिंह माझी। बिपिन के 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की अंदर माँ के साथ थी, धान सिंह माझी बाहर था कोर्टयार्ड में। चिंतामणि बैकयार्ड में खड़ा होकर धान सिंह को बुलाया। धान सिंह गया तो चिंतामणि ने उससे बोला कि आज तू मेरी मदद कर दे,
चल खेत में चल मेरे साथ। खेत के दूसरी ओर पे एक साल का पेड़ है जो लगभग सूख गया है, उसको काटना है। तो एज अ गुड नेफ्यू उसने हामी भर ली। वो अंदर गया और अपने बाप की जो पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी है उसको लेके आया और अपने चाचा के साथ चल दिया। धन सिंह मांझी उस वक्त महज 11 साल का था। तो जो कुल्हाड़ी वो लेके आया था उसने अपने चाचा के हाथ में दे दी और चाचा भतीजा दोनों चलने लगे। धन सिंह थोड़ा आगे था और उससे हल्का सा पीछे चिंतामणि चल रहा था। जैसे ही ये लोग उस पेड़ की तरफ पहुंचे हैं और धन सिंह का ध्यान उस पेड़ की तरफ गया है, चिंतामणि ने वो कुल्हाड़ी उठाकर एक झटके में अपने ही भतीजे का, अपने ही खून का, एक ऐसे बच्चे का जिसको उसने उसके सामने जिसने जन्म लिया, एक ऐसा बच्चा जिसको उसने गोद में खिलाया, एक ऐसा बच्चा जो उसके बड़े भाई का बड़ा बेटा था, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी एक झटके में, सिर्फ बलि के नाम पर, सिर्फ एक ऐसे रिचुअल के नाम पर जिसको करके शायद वो अपना लालच पूरा करना चाहता था। एक झटके में उसने गर्दन अलग करी और धन सिंह मांझी, 11 साल का बच्चा, उसका खून सारा उड़ के उसके चेहरे पर आया, उसके कपड़ों पर आया। ये क्योंकि भरी दोपहर थी, इसलिए दूसरे खेत के पार खड़े 2 लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा। जब उन्होंने देखा वो चिल्लाए। जैसे ही वो चिल्लाए, चिंतामणि वहां से भाग उठा। गांव में हंगामा मच गया, कोहराम मच गया। जब बिपिन आया, बिपिन के पैरों तले जमीन निकल गई। मंजरी तो बिल्कुल बेहोश सी हो गई थी अपने बच्चे के बारे में सुनकर। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई। उन दोनों लोगों ने पुलिस को सारा बयान दे दिया। पुलिस ने छानबीन शुरू करी, पुलिस ने तलाश शुरू करी और कुछ ही देर बाद चिंतामणि दूर किसी और खेत में बीचों बीच खड़ा हुआ, एक किसी पेड़ को ऐसे ताकता हुआ, उसी खून भरी कुल्हाड़ी को हाथ में लिए वहीं खड़ा नजर आया। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। ये इंसिडेंट इतना भयानक और इतना बड़ा था उस गांव के लिए कि वो गांव आज भी इस इंसिडेंट को भूला नहीं है। उसके बाद कमला देबू के साथ वो गांव छोड़कर चली गई अपने मायके। बिपिन और मंजरी अपने बेटे को खो चुके थे, बस उनके पास उनकी बेटी बची थी। आज भी बिपिन और मंजरी और उनकी बेटी उसी घर में रहते हैं और हाल ही में 2025 में चिंतामणि मांझी को एक स्पेशल कोर्ट के जरिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि बिपिन और मंजरी ने अपना बड़ा बेटा खो दिया, लेकिन आज वो अपनी बेटी के साथ जिस हाल में भी हैं, ठीक हैं और उसी घर में हैं। और चिंतामणि अपने गुनाहों की सज़ा उस जेल में काट रहा है। न जाने क्या लालच था, न जाने क्या फितूर था, न जाने क्या शैतान था उसके सर पर कि उसने एक 11 साल के बच्चे, अपने ही भतीजे की इस ब्रूटल तरीके से हत्या कर दी, सिर्फ बलि के नाम पर। ये कहानी थी चिंतामणि मांझी की उड़ीसा से। आप सुन रहे थे सिर्फ द डर डायरीज पर, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। मैं फिर से वही कहूँगा कि हम और हमारी टीम ऐसे किसी भी प्रैक्टिस को ना तो बढ़ावा देते हैं, ना ही प्रमोट करते हैं और ना ही एडवाइस करते हैं कोई इसमें मुब्तला हो ज़रा सा भी। सुरक्षित रहिए, सही रहिए, क्योंकि आजकल जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, इस ज़माने में पैरानॉर्मल से ज़्यादा इंसानी हॉरर से डरने की ज़रूरत है। सुनते रहिए द डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।